तो भाइयों आखिरकार आर्यन मूवी रिलीज हो चुकी है। मिस्ट्री से भरी हुई इस मूवी को देखने के बाद एक बात तो है यार कि मजा आ गया। तो मैंने ये पूरी मूवी देख ली है, तो फुल एक्सप्लेन के लिए तैयार हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ यार, पसंद ना आए तो एक बैड कमेंट ही छोड़ जाना, इससे कम से कम पता तो चल जाए कि वीडियो कैसी है। तो भाइयों फिल्म की शुरुआत में एक इंटरव्यू सीन दिखाते हैं, जहां नैना नाम की रिपोर्टर एक्टर कैलाश से कहती है कि हमें इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे ऊपर जो फ्रॉड का केस लगा है वो सच है या नहीं। इस पर कैलाश कहने लगता है ये सब मीडिया वाले मुझे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। अब कैलाश ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि तुम सबको बेवकूफ समझते हो, अरे तुम्हें तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं आती। जिस पर कैलाश को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से जाने लगता है। तभी वो आदमी जो कैलाश की बेइज्जती कर रहा था वो गन निकालकर कैलाश के पैर पर शूट कर देता है। ये देखते ही सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो आदमी कहता है आप लोग शांत हो जाइए, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं। तब नैना उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो, अरे तुम्हें तो तुरंत डॉक्टर बुलाना चाहिए, उस कैलाश के पैर से खून बह रहा है। तो वो आदमी कैलाश से कहता है कि तुम तो एक्टर हो इसलिए इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ये लो रुमाल और इसे पैर पे बांध लो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। फिर वो आगे कहता है कि ये एक इंसान की मौत होगी और कोई भी उसे टाल नहीं सकता। वहीं हम देखते हैं कि इस घटना के बारे में पुलिस को भी पता चल चुका है, इसलिए वो लोग तुरंत स्टूडियो के बाहर आ जाते हैं और कमिश्नर ने यह मामला संभालने के लिए इंस्पेक्टर कबीर को दे दिया था। फिर कुछ ऑफिसर या सिक्योरिटी वाले से पूछते हैं वो आदमी आपके स्टूडियो में गन लेकर कैसे चला गया, पर यह सिक्योरिटी गार्ड तो वो कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये शहर में कुछ लोग टीवी देख रहे थे और प्रोग्राम में उस आदमी की आवाज सुनकर एक लड़का बहुत ही घबरा जाता है, वो तुरंत ही अपने सामने पैक करके सामान भागने लगता है। यानी इस लड़का उस आदमी को कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी कनक आदमी को कॉल करके कहता है कि भाई जिस आदमी ने तुम्हारे दवाई ली थी वो पागल तो टीवी पर गन लेकर खड़ा है। तो कनक अपने आदमी से कहता है कि दुकान बंद करो और यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाओ, पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर ये स्टूडियो में नैना पूछती है कि तुम किसे मारने वाले हो, तो वो कहता है कि उसका नाम अजगर है। तब डायरेक्टर हेडफोन से नैना को कहता है कि तुम चुपचाप उसे अपनी बातों में लगा के रखो और पुलिस कभी भी हमारी मदद करने आती होगी। फिर स्टूडियो के बाहर इंस्पेक्टर कबीर तुरंत ही उस ऑफिस का पूरा नक्शा मंगवाते हैं और वो लोगों को अंदर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। यह वह आदमी अपनी लिखी हुई 4 किताबों के बारे में बताता है और नैना से पूछता है क्या तुमने उन किताबों को पढ़ा है। नैना कहती है कि नहीं सर, मुझे उन किताबों के बारे में नहीं पता था, क्या आप कोई राइटर हैं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं एक बेहद ही अनसक्सेसफुल राइटर हूँ। 10 से 15 साल मैंने लगभग 5 या 6 किताबें लिखी, लेकिन पब्लिशर ने कहा इसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है और मेरी इतनी सालों की मेहनत उन्होंने 10 मिनट में ठुकरा दिया। फिर वो नैना से पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। नैना कहती है कि यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था इसलिए वो फोन स्विच ऑफ पड़ा है। तब वो आदमी फोन ऑन करवाता है तो तुरंत पुलिस वाले उस पर कॉल करते हैं। कबीर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम चाहते क्या हो। ये सुनकर कि वह आदमी फोन काट देता है, तब नैना उससे कहती है कि तुम्हें अपनी डिमांड बतानी चाहिए थी, शायद पुलिस तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत से वो किताबें लिखी थी, मैं चाहता था कि हर कोई उसे पढ़े, उन किताबों की तारीफ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूँ जिसकी कहानी में तुम सभी लोग होंगे और ये किताब पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी क्योंकि ये एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी होगी। आज से हर शाम अगले 5 दिन में 5 किरदारों की मौत होगी और हत्या होने के 1 घंटे पहले मैं उसका नाम बता दूंगा। अब तुम चाहो तो उसे बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। ये सुनकर नैना उसे समझाती है कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, तुम्हें 5 साल की सजा होगी और फिर तुम वहाँ आराम से बैठकर किताब लिख पाओगे। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। तभी यहाँ पर कबीर अपनी टीम के साथ अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। वहीं स्टूडियो के डायरेक्टर वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस की नाम की लिस्ट निकलवाता है, तो उनमें से कोई भी अजगर नाम का आदमी नहीं था। यही बात वो नैना को बताता है। तब नैना उस आदमी से पूछती है यहाँ तो कोई भी अजगर नाम का आदमी नहीं है, इसका मतलब क्या तुम ही अजगर हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम अजगर को मारने वाले हो। अब अगर तुम्हारा नाम अजगर तो फिर तुम पहले खुद को मारोगे, फिर वो बाकी 5 लोगों को कैसे मारोगे। यही सारे सवाल नैना पूछने लगती है।
तब असगर कहता है कि यही तो असली मिस्ट्री है, तुम इस घटना की मुख्य साक्षी हो। अब या तो कुछ भी होगा वो सब पुलिस तुमसे पूछेगी। मैं तो इस कहानी का विलन हूँ और हीरो की एंट्री जल्दी होने वाली है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा कहते हुए ये आदमी खुद को गोली मार लेता है। तभी इतने में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, लेकिन ये तो असगर मर चुका था। सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि कमिश्नर अपने ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं कि तब ऑफिसर बॉबी कहता है कि सर, ये आदमी असगर तो मर चुका है, तो क्या केस खत्म हो गया? पर पता नहीं आगे क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं कह सकते। जिस पर कमिश्नर कहते हैं कि ये केस डीएसपी नंबी को दे दो, उसे इन चीजों का काफी अनुभव है। फिर अगले सीन में हम नंबी को देखते हैं, वो कुछ लोगों को मारपीट रहा था क्योंकि ये लोग ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। जिसके बाद नंबी वहां से सीधे फैमिली कोर्ट की तरफ आता है। दरअसल उसकी पत्नी अनीता उसे तलाक देना चाहती थी। अब कोर्ट के अंदर अनीता जज से कहती है कि ये मैम, शादी के सारे एफर्ट्स मैं ही डालती हूँ, ये आप भी अपनी नौकरी के चलते जरा भी मुझे टाइम नहीं देता, इसलिए अब मैं और नहीं सह सकती, मुझे तलाक चाहिए। फिर जज नंबी से कहती है कि रिश्ता चलाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट डालना पड़ता है, क्या सच में तुम दोनों तलाक चाहते हो? तो अनीता तो हाँ कहती है, लेकिन नंबी मना कर देता है। तभी अनीता का वकील कहता है कि मैडम, मेरा क्लाइंट सीधे तरीके से अलग होना चाहती है, लेकिन नंबी सर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर जज कहती है कि मैं तुम दोनों को 3 दिन का समय देती हूँ, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा उसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। अब ये दोनों वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, तभी नंबी को ऑफिस से कॉल आता है। उसके सीनियर उसे इस केस के बारे में बताते हैं और ये केस नंबी को मिल गया था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। सीन 6 साल पहले शिफ्ट हो जाता है, जहाँ नंबी एक केस के सिलसिले में क्राइम सीन्स पे जांच करने आया था। तो वहाँ पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट में अनीता काम करती थी और वो लाश की जांच कर रही थी। उसी दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई। फिर ये दोनों एक पार्टी में मिले, वहाँ पर उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। जिसके बाद ये दोनों बार बार मिलने लगे और इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के 1-2 साल तक तो इनका रिश्ता काफी अच्छा चला, लेकिन फिर बाद में नंबी अपने काम में व्यस्त हो गया और वो कई महीनों तक घर भी नहीं आता था, जिससे अनीता को फिर जब एक दिन अनीता ने उससे इस बारे में बात की तो इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो गई। असल में नंबी ने अनीता को शादी से पहले अपने काम के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसे पूरा शहर संभालना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादातर समय काम पर ही रहता है। पर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये बात डिवोर्स पर आ गई थी। हालांकि हम समझ पाते कि नंबी और अनीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर ऐसी सिचुएशन में नंबी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहीं से सीन चेंज होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और नंबी उस आदमी असगर के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर बाकी के ऑफिसर और मीडिया वाले भी आ गए थे। फिर ये लोग घर की जांच करते हैं और पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि असगर की पत्नी पहले ही गुजर चुकी है। उसका 18 साल का सूर्य नाम का एक लड़का है जो कि अपनी मौसी के घर में रहता है। तभी यहाँ पर कांस्टेबल को एक डायरी मिलती है जो कि आधी जली हुई थी, लेकिन उसे जांच करने पर उसका अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद ये लोग जितना भी सामान होता है वो सब ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब नंबी नैना से इस बारे में पूछता है तो नैना कहती है कि उसने कहा था कि इस कहानी का हीरो आएगा और मुझे लगता है कि तुम इस कहानी के हीरो हो जो उसके क्राइम को रोकने की कोशिश करोगे। ये सब सुनकर नंबी वहां से कमिश्नर के पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि कमिश्नर उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से इस केस को सोल्व करो, क्योंकि वो आदमी मरने के बाद 5 लोगों को मारने की बात कर रहा था। अब ये पता करो कि वो लोग कौन है और वो उन्हें किस तरह से मारेगा। तुम्हें जो पावर चाहिए उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके बाद रात के 7 बजे एकदम से कुछ जगहों पर अजगर की वीडियो चलने लगती है और ये अजगर तो मर चुका था, तो उसकी वीडियो कैसे चल रही थी, यही बात वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये अजगर उस सब लोगों को कहता है कि मैंने जैसे क्राइम स्टोरी बताई थी वैसा ही होगा और पहले इंसान का नाम है अशोक जो 1 घंटे में मर जाएगा। अब उसकी बात सुनते ही चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि ये अशोक कौन है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि 1 घंटे के अंदर हम अशोक को कैसे ढूंढेंगे, और ऐसा तो हम अशोक नाम से हजारों लोग मिलेंगे, पर मरने वाला कौन है हमें क्या मालूम। वहीं पर हमें एक मंत्री के घर पर सीन दिखाया जाता है और इस मंत्री का नाम भी अशोक होता है। वो मंत्री पुलिस को डांट रहा था कि तुम लोगों को कैसे भी करके मुझे बचाना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं पूरे शहर में हल्ला मच जाएगा। असल में अशोक काफी ज्यादा डर चुका था। उसके बाद नंबी कबीर से कहता है कि सर ये अजगर का प्री रिकॉर्डिंग वीडियो होगा और मुझे लगता है कि वो मंत्री को निशाना बनाएगा, ये बस एक ऐसी ही बनाई गई वीडियो है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो लंगड़ा कर चल रहा था। वो फोन बूथ के अंदर जाकर कॉल करने लगता है और उसने यहाँ से अपने बेटे और बहू को कॉल लगाया था और उसका बेटा तो फोन नहीं उठाता। फिर 2-4 बार फिर से रिंग होती है
और उनकी बच्ची फोन उठाती है। असल में ये दादाजी अपनी पोती से ही बात करने के लिए ही कॉल किया था, तभी अचानक फोन बहुत ब्लास्ट होता है और उस आदमी का नाम अशोक था जो कि मर चुका था। फिर थोड़ी देर में एक खबर पुलिस को मिलती है और नंबी उस लोकेशन पहुंचकर जांच शुरू कर देता है। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक्सप्लोजन मेथड का इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया गया है, मतलब ये पूरी तैयारी पहले से की गई थी। फिर नंबी अपनी टीम से कहता है कि उस आदमी अशोक और अजगर के बीच में क्या रिश्ता था, ये पता करो, और ये आदमी यहाँ पर फोन करने के लिए क्यों आया था, ये सब पता करके मुझे जल्दी से बताओ। अब जैसे अजगर ने कहा था, उसने पहले दिन अशोक नाम के आदमी को मार दिया, यानी कि ये अजगर जो भी कुछ कर रहा था वो रुकने का नाम नहीं लेने वाला था। फिर से सीन चेंज होता है। फिर हम सुबह के समय में उस सुर नाम के लड़के को देखते हैं जो बस में बैठकर कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसे आकर पुलिस पकड़ ले जाती है। उसके बाद नंबी और उसकी टीम उस बूढ़े आदमी अशोक के घर जाकर तलाशी लेते हैं और यहाँ आसपास पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि अशोक 1985 में आर्मी ज्वाइन की थी और वो 4 साल पहले ही रिटायर हुआ था। लड़ाई में उसका एक पैर डैमेज हो गया था, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था। उसके बेटे और बहू ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए वो एक गार्ड की नौकरी करके अपना घर चलाता था और इस घर में अकेला रहता था। फिर यहाँ से नंबी कमिश्नर के पास आता है तो कमिश्नर से पूछता है कि उसकी वीडियो कहाँ से आ रही है। नंबी बताता है कि उसने पहले से ही सर्वर को हैक करके ये सारी वीडियो अपलोड कर दी थी और वो सिर्फ राइटर नहीं बल्कि हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और आज की टेक्नोलॉजी को हैक करके वो वीडियो प्ले कर रहा है। फिर कमिश्नर पूछता है कि क्या अजगर के मरने के बाद उसकी कोई मदद कर रहा होगा। नंबी कहता है कि हमने उसके बेटे सूर को पकड़ा और पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा पिछले कुछ सालों से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। फिर जब उसकी माँ की मौत हो गई तब वो अपनी मौसी के घर चला गया। इसके अलावा अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानता। वही जिस बूढ़े आदमी अशोक की मौत हुई थी उसके बेटे और बहू से पूछताछ की जाती है तो वो लोग कहते हैं कि हम किसी अजगर को नहीं जानते। तब नबी उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ही दिन भर बैठाने के लिए कहता है। इन दोनों बेटे बहू ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए नबी उन्हें सजा दे रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि अजगर ने मरने से पहले कहा था कि उसका मास्टरपीस आर्यन नाम की किताब बहुत ही फेमस होगी, लेकिन अभी तक वो किताब पब्लिश नहीं हुई। तब नंबी शहर के पब्लिशर के पास आता है और इन किताबों के बारे में पूछता है। पब्लिशर बताता है कि अब अजगर तो मर गया है, लेकिन इन किताबों की रॉयल्टी किसे मिलेगी ये पता नहीं। उसने एक दिन कहा था कि समय आने पर एक वकील के जरिए सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो नंबी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है ताकि अजगर की साइकोलॉजी समझ पाए, लेकिन वो डॉक्टर कहती है कि अजगर ने तो साइकोलॉजी के सारे नियम ही तोड़ दिए थे। मरने के बाद उसने जिस तरह से क्राइम सेट किया है उसे देखकर समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो आगे क्या करेगा। खैर, शाम के समय 7 बजते ही अजगर की वीडियो दोबारा टीवी पर आती है जो बताता है कि आज की किरदार का नाम रजिया है। अब यहाँ पर कमिश्नर परेशान हो जाता है। वो नंबी से कहता है कि अगर ये दूसरा मर्डर हो गया ना तो पूरे शहर में दहशत फैल जाएगी और हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक कंपटीशन में कुछ लड़कियां तैयार हो रही होती हैं। तभी वहाँ एक लड़की तैयार होकर स्टेज पे जाकर परफॉर्मेंस देने लगती है। यहाँ नंबी अपनी टीम को काम पर लगा दिया था और ये लोग रजिया नाम की सारी लड़कियों का पता करवा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि डांस करते हुए उस लड़की की नाक से खून बहने लगता है और वो लड़की अचानक स्टेज पर गिर जाती है और यही उसकी मौत हो गई थी। फिर उसके अगले दिन पोस्टमार्टम में नंबी को पता चला कि लड़की के शरीर में साइनाइड जहर मिला है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल रजिया ने जो मेकअप यूज किया था तो उसके सामने वो जहर मिलाया गया था। इसके बाद पुलिस रजिया के बारे में जानकारी निकालने लगती है। फिर छानबीन करते वक्त पुलिस को पता चलता है कि रजिया एक स्कूल टीचर थी और वो साथ ही बच्चों को मुफ्त में भरतनाट्यम भी सिखाती थी। लेकिन उसकी जात वालों ने एक मुसलमान लड़की भरतनाट्यम कैसे सिखा सकती है, ऐसा कहकर उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ तक कि उसका मुंह काला करके उसे भला बुरा भी कहा था। इसके बाद रजिया जैसे तैसे अपना काम कर रही थी, लेकिन अब देखो उसकी मौत हो गई। फिर ये नंबी अपनी टीम से कहता है कि जैसे ही हमें अगले मरने वाले का नाम पता चलेगा तो हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि हम उसे बचा पाए। इसलिए वो अपनी टीम को इस तैयारी में लगा देता है। तभी एक ऑफिसर नंबी को कॉल करके कहता है कि सर, हमने कनक के बारे में पता लग गया है, वो समुद्र के पास है। यह सुनते ही नंबी तुरंत उस इलाके में जाता है जहाँ कनक उसे देखकर भागने लगता है। लेकिन नंबी पहले तो कनक के लोगों को मारता है, फिर वो कनक को मारने पीटने के बाद सब पूछता है तो कनक कहता है कि जी हाँ सर, उस आदमी अजगर ने मुझे साइनाइड खरीदा था। साइनाइड किसी को भी ऐसे नहीं मिलता, पर जब उसने मुझे पैसे का लालच दिया तो मैंने उसे ये जहर दे दिया। यानी इस जहर की बात से कनक अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 बजते हैं और किसी सिस्टम से सब लोगों के फोनों पर एक वीडियो आता है और ये वीडियो थी अजगर की, जिसे वो बताता है कि उसका अगला टारगेट युवराज है। ये सुनकर नंबी और उसकी टीम तुरंत ही अपने सिस्टम में युवराज को ढूंढने लगते हैं। फिर पुलिस को जितने भी युवराज नाम के लोग मिलते हैं वो उन्हें पकड़कर सेव करने की कोशिश करती है, जिसके चलते कुछ घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं और इन लोगों को लगता है कि चलो इन्होंने अजगर का ये मिशन फेल कर दिया। फिर रात को नंबी की टीम उससे कहती है कि सर, आप जाकर आराम कर लीजिए, आप कहीं दिनों से सोए नहीं है। हालांकि नंबी अभी भी इसी टेंशन में था कि न जाने कौन कब मर जाए।
फिर अगले दिन होता है और ये समुद्र में हम दो गोताखोरों को देखते हैं जो समुद्र में चले जाते हैं। तभी नंबी को खबर आती है कि वहाँ उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि युवराज नाम के लड़के की मौत हो गई है और वो उसे गोताखोर में से एक था, यानी कि वो लोग उसे नहीं बचा पाए। ये जानकर नंबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर लाश की जांच करने के बाद ऑफिसर बताते हैं कि सर, इस लड़के के सिलेंडर में किसी ने छेड़छाड़ की थी। उस सिलेंडर में 20 से 30% नाइट्रेट होता है और बाकी का ऑक्सीजन, लेकिन इस सिलेंडर में तो 100% ऑक्सीजन भरा, जिसके कारण पानी में दम घुटने की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की मीटिंग बुलाई जाती है। नंबी सब लोगों को बताता है कि ये मौत देखकर मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। जितने भी लोग मर रहे हैं उन सबका एक फिक्स रूटीन था, जैसे कि बूढ़ा आदमी अशोक हर 2 दिन में अपनी पोती को कॉल करके एक फोन बूथ पर जाता था, वही रजिया डांस प्रोग्राम करती थी और अपना मेकअप भी खुद ही करती थी। वही युवराज अपनी ड्राइविंग किट यूज करता था। इसके बारे में अजगर को पहले से पता था। इन 5 लोगों को ढूंढकर उसने उनके ऊपर अच्छी तरीके से जांच की होगी और फिर उनसे किसी तरीके से उन्होंने मारने का प्लान बनाया। आगे वो बताता है कि उसकी मास्टरपीस किताब का नाम आर्यन है और आर्यन शब्द में जितने भी अक्षर आते हैं इन सबके नाम उसी अक्षर से शुरू होते हैं जो उसने उन्हीं लोगों को मारा है। अब अलग अक्षर है ए। यहाँ पर नंबी अपनी पत्नी अनीता की याद आती है क्योंकि उसका नाम भी ऐसे ही शुरू होता था। वो घबराकर तुरंत अनीता के पास आता है। फिर नंबी यहाँ अपनी पत्नी से जो कुछ भी हुआ उन सबकी माफी मांगता है और अनीता भी उसे माफ कर देती है, लेकिन अब डिवोर्स से पीछे नहीं हटने वाली थी। अनीता उसे कहती है कि मैं 2 दिन बाद ये विदेश जाने वाली हूँ और फिर वहीं पर रहूंगी। फिर इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और नंबी वहां से निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मुकद्दर नाम के वकील को देखते हैं। अचानक ही उसे अपने ऑफिस में अजगर की वसीयत की फाइल मिलती है तो वो उसे तुरंत नंबी को बुलाकर पढ़ाने लगता है। उसमें लिखा था कि अजगर का पैसा, प्रॉपर्टी और किताब को बेचने से मिलने वाला पैसा वो अलग अलग एनजीओ नाम करते, जिसमें 7 एनजीओ के नाम की लिस्ट शामिल थी। या नंबी को शक हो जाता है कि कहीं अगला निशाना इन एनजीओ में से कोई तो नहीं, इसलिए वो तुरंत ही उन सभी एनजीओ के लोगों को लिस्ट निकलवाता है और उनमें से ए नाम के सभी लोगों को अलग अलग फिर 5 बचते हैं। और तभी यहाँ पर अजगर का वीडियो सामने आता है तो अलग किरदार का नाम बताते हैं आशा। अब ये लोग तुरंत ही अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आशा नाम की 4 लेडीज का पता लगाते हैं। तो उनमें से एक आशा नाम की विधवा लेडी थी। वो हॉस्पिटल में 20 साल से नर्सिंग का काम कर रही थी। वहीं पर उसका पति वार्ड बॉय का काम करता था, लेकिन हाल ही में 4 साल पहले ही उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके पति को कोई गंभीर बीमारी थी। खैर, अब जैसे नंबी उस आशा का पता लगाता है तो तुरंत वो लोग वहीं जाने लगते हैं। यहाँ पर आशा के पति की आज बरसी थी तो वो अपने घर से मोमबत्ती लेकर चर्च के पास जाने लगती है। या कुछ ही देर में नंबी उसके घर आता है और पता चलता है कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है। फिर पड़ोसी से पूछने पर मालूम पड़ता है कि आशा तो चर्च गई है, इसलिए वो लोग तुरंत चर्च जाते हैं। आशा मोमबत्ती जलाकर अपने पति को याद कर रही थी। फिर नंबी आशा को बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। इस तरह से वो आशा को गाड़ी में बिठाता है और खुद अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी नंबी देखता है कि उसके हाथ पर तो खून लगा है। तो वो दौड़कर तुरंत गाड़ी के पास आता है, पर ये क्या, यहाँ तो आशा पहले से ही मर चुकी थी। फिर जांच के बाद पता चलता है कि उसने अपने पति की कब्र पर जो 2 मोमबत्तियां जलाई थी उसमें से जहरीली गैस निकली, उसके शरीर में गई और उसकी मौत हो गई। अब इन सारी घटनाओं से नंबी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो नैना के पास आकर कहता है कि वो अजगर आखिरकार मासूम लोगों को क्यों मार रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब नैना कहती है कि नंबी सर, तुम हार नहीं सकते क्योंकि 5वां इंसान बचा है और तुम्हें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। तब नंबी फिर से जांच में लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सफाई कर्मचारी लेडी को गार्डन में एक मोबाइल मिलता है, तब वो तुरंत उसे पुलिस को दे देती है। उस मोबाइल की जांच करने पे उन्हें अजगर का मैसेज मिलता है। वो कहता है कि जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरी कहानी के आखिरी किरदार का नाम है एन फॉर क्या, मैं आपको क्या बताऊं नंबी सर। ये सुनकर सभी लोग बुरी तरीके से चौंक जाते हैं, कहीं आखिरी में नंबी सर का तो नहीं। तब नंबी कहते हैं कि नहीं, मेरा नाम नहीं हो सकता, तुम लोग घबराओ मत। लेकिन बाकी के ऑफिसर कहते हैं कि सर, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको सेफ तरीके से रहना होगा। तो नंबी भी उनकी बात मान लेता है और वो अपना सारा सामान जमा कर देता है। फिर वो अपनी टीम को आगे क्या करना है ये सब बताता है। इसी दौरान नंबी को याद आता है कि एन से तो नैना का नाम भी आता है, तो वो तुरंत ही अपनी टीम से कहता है कि जाकर नैना को सेव करो। फिर यहाँ ऑफिस में नंबी दोबारा से अजगर की वो वीडियो देखने लगता है। तब बड़े ही गौर से देखने पर उसे टेबल पर एक नोटबुक दिखती है और वो नोटबुक उस जली हुई हालत में उसी घर पर मिली थी, इसलिए तुरंत ही उस सामान में से उस नोटबुक को बाहर निकलवाता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। तभी उसे ख्याल आता है कि अक्सर कागज के पीछे कुछ जलाकर रखते हैं तो सब कुछ नजर आने लगता है। तो तब तुरंत ही अजगर भी सारा प्लान उसमें दिखने लगता है। उसे नोटबुक पर उसने सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था कि वो उन लोगों को किस तरीके से मारेगा। उसके बाद नंबी तुरंत ही गाड़ी लेकर अजगर के घर जाता है और रास्ते में उसने अपनी टीम को भी वहां आने को कहा था। अब उस नोटबुक में लिखा हुआ
प्लान के हिसाब से घर के अंदर घुसने पर उसे एक जगह पर खुफिया कैमरा मिलता है। उसके अंदर जाने पर हम देखते हैं कि असगर ने जमीन खोदकर अंडरग्राउंड एक जगह बनाई हुई थी और वो वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। फिर यहाँ पर अचानक ही नंबी जाल में फंस जाता है और उसे कांच के बॉक्स में पानी भरने लगता है। तभी नंबी को याद आता है कि उसकी जेब में एक नॉलेजी चीज है जो उसकी मदद से नंबी के कांच को तोड़ देता है और इतने में उसकी टीम भी आ जाती है। फिर नंबी उन लोगों को बताता है कि उसका अगला निशाना यही कहीं होगा। वो एन नाम से एक व्यक्ति है। तब वो लोग पूरी जगह की जांच करते हैं तो वो एक जगह पर पेड़ के नीचे उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है। उसे हटाने पे वहां पर गड्ढे के अंदर किसी इंसान को बेहोश हालत में रखा गया था। तो वो लोग तुरंत ही उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पे नंबी सब लोगों को बताता है कि आखिर में हम लोगों को ने उस इंसान की जान बचा ली। अजगर के घर के अंदर ने नलिनी नाम की एक ट्रांसजेंडर मिली और इन लोगों ने उसे बचा लिया था। अब नंबी सब लोगों को बताता है कि ये जितने भी लोग मरे हैं अजगर पहले से इन सभी लोगों को जानता था। उसने उन लोगों की मदद करके उनसे दोस्ती कर ली थी और वो लोग क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार कौन है, उनका रूटीन क्या है, इन सब के बारे में उसे पहले से ही पता था। इसी कारण से उसने पहले से प्लान बनाकर उन लोगों को मार डाला। असल में ये ऐसे लोग थे जिन पर समाज का ज्यादा ध्यान नहीं जाता। समाज उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करता है और हमारे आसपास के कई सारे लोग सफाई कर्मचारियों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक ये लोग समाज में मदद तो करते हैं लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते। और जो युवराज नाम का लड़का मरा वो समुद्र के आसपास कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ मिशन चलाता था और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और न ही उसकी कभी किसी ने मदद की। मतलब कि जितने भी ये 4 लोग मरे थे उन लोगों को समाज से दुखी दिए। लोगों ने उन्हें अच्छे काम करने के लिए इतने ताने मारे कि उनका जीना ही दुश्वार हो गया। उनको ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं था और अजगर तो पहले से ही साइको था। तो उसने इन लोगों को निशाना बनाकर अपने मिशन के लिए यूज किया और मीडिया के सामने जाकर बताया कि मैं क्राइम करने वाला हूँ। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया का ध्यान इन लोगों के ऊपर जाए, ताकि ऐसे लोग जो समस्या से झेल रहे उसके बारे में लोगों को पता चले। फिर मीडिया नंबी से पूछती कि क्या अजगर ने जो किया वो सही है, तो नंबी कहता है उसका लोगों को मदद करने का इरादा तो सही था लेकिन उसने पूरी साइको वाली हरकत की। इसके बाद ये केस बंद कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक ही अजगर की आर्यन नाम की किताब पब्लिश हो जाती है। तो उसकी एक कॉपी पढ़ने के बाद डीएसपी नंबी के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी किताब में एन का मतलब नंबी ही लिखा था, यानी अगला टारगेट नंबी था जो बच गया।